अगले स्टेशन ट्रेन पहुंची कि एक काला कोट पहने आदमी अंदर आ गया और सबसे बोला, ये डिब्बा खाली करो, ये डिब्बा विकलांग डिब्बा है। मगर उसी पल मुसाफिरों ने आवाज तेज करते हुए कहा, कहाँ चले जाएं? तुम्हारे सर पर जाकर बैठ जाएं, किसी भी डिब्बे में जगह खाली नहीं। एक बोला, हमारे टिकट के पैसे वापस दे दो, इस रेल से भले तो हम बस में ही अच्छे। साला इतनी मेहनत करो, मजदूरी करो और ट्रेन में बैठो तो जेल की तरह। हम न सुनेंगे किसी की। तभी टीसी अमरकांत के समीप आया और बोला, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो, तुमको नहीं दिखता बाहर लिखा है विकलांग डिब्बा और केवल विकलांग ही चढ़े। उस समय अमरकांत पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ बनना ज्यादा उचित समझ रहा था। कम से कम खुलकर जवाब तो दे सकता था। फिर एक मूंछों वाले गार्ड ने काले कोट के सन्नाटे भरे डिब्बे में तेज से आवाज लगाकर बोला, बैठ रहे हो डिब्बे में तो ठीक है, मैं पिछले डिब्बे में ही हूँ। अगर किसी विकलांग को किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई तो सबको डिब्बे से बाहर कर दूंगा। अब विकलांगों की आवाज तेज हो गई। आखिर चुनाव में कम संख्या होने के बाद भी सरकार जो उनकी आ गई थी। एक विकलांग ने कड़क आवाज करते हुए कहा, हटो, मुझे पेशाब लगी है। सभी लोग उसके लिए रास्ता तैयार करने लगे। उसने अपनी बैसाखी उठाई और अपने साथी के साथ कालीन पर पांव रखते हुए आगे बढ़ा। सभी उसको ऐसे देख रहे थे मानो सचमुच राष्ट्रपति की सवारी हो और सभी बीच बीच में सहानुभूति करने के लिए आराम से निकलने दो की आवाज करते। जैसे ही राष्ट्रपति पेशाब महल के पास पहुंचा तो देखा पेशाब महल लोगों से जमकर भरा हुआ था। फिर वो तेज आवाज कर कड़ाके से बोला, बाहर निकलो सभी, मुझे पेशाब करना है। अब सभी लोग बाहर निकले तो ऐसा लगा मानो ट्रेन दूसरे स्टेशन पर जाकर पहुंच गई, क्योंकि इतने लोग चढ़ने का साहस तो प्रत्येक स्टेशन पर करते ही हैं। विकलांग मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि जब भी उसे पेशाब लगती तो ऐसा लगता जैसे राष्ट्रपति बनकर महल की सवारी करने जा रहा हो। आधा एक घंटा खत्म होता ही कि सभी लोग सोचते कि अब किसी विकलांग को पेशाब न लग जाए, लेकिन फिर कोई बेशाखी लिए खड़ा हो जाता। ट्रेन धीरे धीरे चलती रही। अभी रात के 2 बजे एक विकलांग उतरने को आया। तभी नीचे बैठे एक हाथ के मुसाफिर ने कहा, ऊपर चले आओ, ऊपर खाली हो रही है। अमरकांत फटाक से बंदर बन जा पहुंचा। अब सभी समझ रहे थे कि वो विकलांग है, इसी कारण किसी ने पूरी रात अमरकांत को बिल्कुल भी नहीं टोका। विकलांग न होकर भी थोड़े समय बाद उसे मालूम हुआ कि वो विकलांग हो गया। सीट के गोल गोल चमकदार स्टील के पाइप अमरकांत की पीठ में चुभ रहे थे। सीट छत के इतने करीब थी कि वो बैठ भी नहीं सकता था। अमरकांत को रेल के उस सीट को डिजाइन करने वाले पर गुस्सा आ रहा था। क्यों न पटिए की ही सीट बना देता। आधुनिक भारत करने के चक्कर में गरीबों की सीट भी बिगाड़ दी। अमरकांत भारतीय रेल व्यवस्था पर खूब नाराज था। अमरकांत का भाई स्टेशन पर ट्रेन के समय के 2 घंटे पहले ही पहुंच गया। स्टेशन आते ही अमरकांत का मन हर्षोल्लास से भर गया। अमरकांत जैसे ही ट्रेन से उतरा तो केवल भाई को देखकर उसका मन थोड़ा उदास हुआ। उसे लगा था कि एक से अधिक लोग उसे लेने पहुंचेंगे। भाई ने सामान को अमरकांत के हाथ से लेकर घर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते चलते अमरकांत के जीवन से जुड़े प्रश्न होते रहे। वो सभी प्रश्नों का उत्तर सहानुभूति से देता रहा। घर पहुंचते ही द्वार के पास खाट पर बैठे पिताजी पर नजरें पड़ गईं तो जिस खुशी व आनंद का उसको विश्वास था, पिताजी की आंखों में उतना नजर नहीं आया। ऐसा लगा मानो पिताजी अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करते करते थक चुके हों और घाट पर जाकर बैठ गए हों और सोच रहे हों कि उन्होंने संपूर्ण जीवन में क्या पाया। कुछ भी तो नहीं। माँ के करीब तो बच्चे को कभी जाने की जरूरत ही नहीं। माँ बच्चे की आवाज सुनकर ही बच्चे के पास आ जाती है और वही हुआ। झटपट घर से बाहर निकलकर माँ अमरकांत से गले लिपट गई। थोड़े ही समय में माँ की आंखों में आंसू की फुहार निकल आई, जैसे इस पल का इंतजार कर ही माँ अपना समय व्यतीत कर रही हो। तभी अमरकांत को बहुत बड़ी भूल याद आई। अरे मैं तो जल्दी जल्दी में तुम्हारे लिए कुछ लाना ही भूल गया। सच बताएं तो घर आने की खुशी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा। माँ बोली, अरे तुम खुद आ गए, इससे बड़ा उपहार क्या है मेरे लिए। पीछे से भाई ने चुटकी लेकर कहा, पैसे कमा कर लाए होगे ना, यही कुछ दिला देना।
पैसे से क्या नहीं मिलता। अमरकांत के मन में भाई की बात सुनकर संतोष आया। अमरकांत ने हर पल घर से दूर रहकर भी हमेशा घर को ही महसूस किया है। बस उसे अंतर इतना लगा, वहाँ पर मन अशांत था, घर आकर मन शांत हो गया। अमरकांत के मन में बस अब एक ही लक्ष्य था कि सबको खुश कैसे किया जाए। अमरकांत के घर छोड़कर जाने से जैसे सब लोग बीमार से हो गए हों। अमरकांत ने माँ से खूब सारी बातें करी, जैसे बातों ही बातों में अमरकांत ने माँ को गुजरात दिखा दिया हो। अमरकांत ने माँ से धीरे धीरे बुआ, चाची, मौसी सबका हाल चाल पूछना शुरू किया। पूछते पूछते उसका मन अम्मा पर आकर टिक गया। वो बार बार पूछता, अम्मा किसके साथ रहती हैं? अम्मा आखिर परिवारजनों के साथ क्यों नहीं रह रही हैं? भला अकेली क्यों हैं? माँ कहती, क्या जानूं मैं, तू ही पूछ लेना। अमरकांत ने निश्चय किया कि वो कल सुबह ही पहली भोर अम्मा के पास जाएगा। अमरकांत अगले दिन सुबह ही अपने पैतृक गांव को रवाना हुआ। अमरकांत जो अम्मा के घर पहुंचा तो देखा घर पूरी तरह जर्जर हो चुका था। जिस घर में अमरकांत का बचपन बीता वहां मिट्टी की ढेरी लगी हुई थी और खपरों को एक और ढेर जमा रखा था। अमरकांत धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा तो पाया कि अम्मा ठंड में मोटा साल ओढ़े चूल्हे पर खींच पका रही हैं। अम्मा ने झटपट अमरकांत को पहचान लिया, क्योंकि इतना युवा लड़का और कोई उनसे मिलने नहीं आता। वो अमरकांत ही है। अमरकांत के हाथ अम्मा के चरणों पर पहुंचे ही थे कि अम्मा ने झटपट अमरकांत को गले लगा लिया। अमरकांत को ऐसा मालूम हुआ कि उसका छुट्टी लेकर घर आना सफल हो गया हो। अम्मा ने झटाक से चूल्हे से कढ़ाई उतारी और खींच को 2 थाली में परोस दिया। मानो अम्मा इसीलिए खुश थी क्योंकि उनको उनका अकेलापन ही नहीं बल्कि साथ बैठकर खींच खाने वाला भी कोई मिल गया हो। अमरकांत के मन में सवालों की गंगा बह रही है। क्या सभी परिवारजनों ने अम्मा को छोड़ दिया या परिवारजनों को अम्मा ने छोड़ दिया? समय व्यतीत होते अमरकांत को मालूम हुआ कि ना ही अम्मा ने परिवारजनों को छोड़ा और ना ही परिवारजनों ने अम्मा को, बल्कि आधुनिक भारत के विकास की तेज रफ्तार ने अम्मा को पीछे छोड़ दिया। कहने का अर्थ था अम्मा को अपना घर बहुत प्यारा था। अम्मा ने अपना घर नहीं छोड़ा बल्कि धीरे धीरे परिवारजनों ने अम्मा का पुराना घर छोड़ दिया। अम्मा से कई बार उनके साथ चलने का आग्रह किया, मगर अम्मा को अपना घर वीरान छोड़ना उचित न लगा, इसीलिए अम्मा ने अपना घर नहीं छोड़ा। अमरकांत का मन भयभीत हुआ। उसके घर में भी तो यही कहीं न कहीं होने जा रहा है, क्योंकि अमरकांत भी घर का त्याग कर चुका है और उसके भाई की भी सरकारी नौकरी में तबादला होने की आशंका थी। अमरकांत का मन अम्मा को अकेला छोड़कर आने का बिल्कुल नहीं था। अमरकांत ने फिर अम्मा से पूछा, साथ चलो मेरे, अब वहीं रहना। अम्मा ने पहले घर की ओर निगाह फेरी और बोला, मैं यहीं ठीक हूँ। अमरकांत को ये उत्तर पहले से ही मालूम था। अमरकांत ने वापस एक बार फिर पुराने घर की ओर निगाह फेरी और वापस घर लौटा। अमरकांत को ऐसा लगा मानो घरों में भी कोई आत्मा रहती हो जो उन्हें वीरान करने से मना करती हो। घर पहुंचने से पहले अमरकांत ने पिताजी के स्कूल जाना अधिक उचित समझा। वो पिताजी के स्कूल पहुंचा और स्कूल के प्रवेश द्वार से ही स्कूल में हो रहे कोलाहल का इंतजार किया, लेकिन अमरकांत को इसके विपरीत शांत सुनाई दी। अमरकांत वही खड़े एक व्यक्ति से पूछता है, स्कूल में शांत क्यों है? सभी लोग कहाँ गए? व्यक्ति अपनी उंगली का इशारा करते हुए बताता है कि मास्टर जी अक्सर हल्की धूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए चबूतरे पर ले जाया करते हैं। अमरकांत जैसे ही बच्चों के करीब पहुंचा, स्कूल के सभी बच्चे अमरकांत को पहचान गए और अमरकांत के सम्मान में खड़े हो गए। अमरकांत को बच्चों की संख्या देखकर अचंभा हुआ। इतने सारे बच्चे परीक्षा में व्यस्त थे और आज स्कूल की परीक्षा का आखिरी दिन था।
तो अच्छे खासे उत्साहित भी दिख रहे थे। अमरकांत के पिताजी ने इतने सारे शब्द सुनकर कहा, यहाँ केवल 3 ही शिक्षक हैं। शर्मा जी की तबीयत अक्सर खराब रहती है और प्रिंसिपल साहब तो ऑफिस से ही बहुत कम निकलते हैं। अमरकांत ने मन ही मन सोचा, पिताजी छुट्टी ले ले तो इतने सारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। पिताजी ने बच्चों से कहा कि अमरकांत इसी स्कूल में पढ़ा है और आज गुजरात की बड़ी कंपनी में अफसर है। अमरकांत को अपना बचपन याद आ गया। अमरकांत ने परीक्षा खत्म होने के बाद पिताजी के साथ ही वापस घर लौटने का निश्चय किया। तब तक बच्चों के उत्तर पुस्तिका को लेकर बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। अमरकांत जब पिताजी के साथ घर लौटा तो अम्मा की बात निकाल दी, क्यों ना हम अम्मा को अपने साथ रख लें। पिताजी ने उत्तर दिया, वो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो क्यों ना हम वहाँ जाकर उनके साथ रहने लगें। पिताजी बोले, तेरी माँ और भैया नहीं मानेंगे। अमरकांत को इस समस्या का हल समझ नहीं आ रहा था। अमरकांत ने बात को पलटते हुए घूमने जाने की बात कही। अमरकांत उत्तराखंड यात्रा का पूरा नक्शा तैयार कर चुका था। अमरकांत ने पिताजी को ट्रेन रुकने व अन्य घूमने के स्थानों की जानकारी दी। अमरकांत ने बताया कि ये उसकी पहली हरिद्वार यात्रा है। पिताजी ने अमरकांत को ध्यान दिलाते हुए कहा कि वो इससे पहले भी हरिद्वार ऋषिकेश गया है। उस समय वो बहुत छोटा था। बात ही बात में घर पहुंच गए। घर पर हरिद्वार जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। माँ भाई ने भी अपने सारे सामान का एक बैग तैयार कर लिया था। अब बस पिताजी को अपनी तैयारी करना बाकी था। अमरकांत अगले दिन सुबह ही अपने परिवार के साथ हरिद्वार रवाना हुआ। अमरकांत परिवार सहित हरिद्वार पहुंचा। पहुंचने पर अमरकांत को गर्व की अनुभूति होती है। अमरकांत बोला, पहले हम होटल चलेंगे, सारा सामान रखकर फिर हर पौड़ी में स्नान के लिए जाएंगे। भाई ने कहा, नहीं, पहले हर के पौड़ी चलते हैं। होटल जाने और फिर वापस आने से स्नान करने में देरी हो जाएगी और ठंड भी तेज हो रही है। पीछे से माँ बोली, गंगा जी का पानी तो बहुत ठंड है। अमरकांत ने कहा, ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। अमरकांत सबके साथ हर की पौड़ी पर स्नान के लिए पहुंच गया। स्नान करने के बाद जैसे ही अमरकांत अपने सामान के पास पहुंचा तो देखा कि उसका काला बैग किसी और के काले बैग से बदल गया है। अमरकांत खुद को दोषी ठहराता है, कहीं उसकी लापरवाही की वजह से किसी ने ट्रेन में उसका सामान तो नहीं बदल लिया, या फिर हो सकता है बैग ही बदल गया हो। अगर किसी को सामान चुराना ही होता तो वो पूरा ही चुरा लेता।